अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज़ आपकी गोश गुजार तो नहीं हो रही होगी अभी, क्योंकि यहाँ से बंद है ये। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? क्या मेरी आवाज़ आपकी गोश गुजार हो रही है? जल्दी से आगे बैठ जाओ बेटा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करें? ठीक है, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है साफ़ सुथरी? हैं जी? अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं जी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को। ठीक है जी। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का ये सब्जेक्ट पिछले 3 अटैम्प्ट्स में 3 दफ़ा इसके कोर्स में तब्दीली आई है। ठीक है, और एक दफ़ा फिर तब्दीली आने के बाद ये एक नई शक्ल में आपके सामने मौजूद है। इस प्रेजेंटेशन में हम पूरी कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कितना टाइम आपको लगाना है। बॉडी मूवमेंट और वॉइस मैच नहीं हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इंसान सेट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, जल्दी आ जाओ बेटा। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि FAR 2 का पेपर FAR 1 के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देता है। इसके अगर आप रिज़ल्ट देखें ना तो FAR 1 के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये कि इस पेपर तक पहुंचने के लिए बंदा FAR 1 पढ़कर आ चुका होता है, उसकी अकाउंटिंग अच्छी हो गई होती है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा देखोगे। ठीक है जी। यानी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको वो फजूल तरीन जो टॉपिक्स होते थे ना, NPO टाइप के, वो लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, टेक्निकल नॉलेज है, आपको आता है, आप आसानी से चीज़ कवर कर लोगे। पेपर में आपकी टाइम भी जो है वो आराम से मैनेज हो जाएगा। लेकिन नहीं आता तो पूरे का पूरा सवाल आपका जाता है। ठीक है जी। ये है ऐसी चीज़ें कि एक, और ये रूल बेस्ड सारा का सारा हिसाब किताब है। मैं अभी रिसेंटली जो है वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के FFR के लेक्चर्स रिकॉर्ड करा रहा था CA फाइनल के लिए। तो चूँकि एक जैसा ही सब्जेक्ट है, लगभग जो टॉपिक्स यहाँ पर हैं वो उसका एडवांस वर्जन जो है वो CFAP में भी है। तो CFAP के अंदर मैं नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स गिन रहा था, तो 1760 कॉन्सेप्ट्स हैं, 1760 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे। ठीक है, जैसे आपने FAR 1 में पढ़ा वैल्यू इन यूज़ निकालना, ये एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा है नहीं? तो और से मिसाल के तौर पर छोटी सी कैलकुलेशन करना किस चीज़ की, से मिसाल के तौर रिवर्सल ऑफ एम्पेयरमेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। ये पेपर जो है वो उसका 1/4 कॉन्सेप्ट्स का कवर करता है, यानी तकरीबन लगभग आप इसके अंदर छोटे बड़े नन्हे मुन्ने कोई 450 के करीब जो है वो कॉन्सेप्ट्स कवर करोगे। ठीक है जी। टेक्निकल बहुत ज़्यादा है। थर्ड पेपर है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अकाउंटिंग के। आपने एक बेसिक अकाउंटिंग पढ़ ली थी इंट्रो में, उसके बाद आपने FAR 1 पढ़ लिया, अब आप पढ़ने जा रहे हो FAR 2, और इसके बाद आपका अल्टीमेट फ्रंटियर आएगा CA फाइनल का। ठीक है जी। तो इसके बाद भी एक पर्चा मौजूद है। अच्छा जी, आपसे मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ? क्या मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका FAR 1 पास होना चाहिए? नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको डबल एंट्री आनी चाहिए। डबल एंट्री का मतलब आपको, अगर मैं एक ट्रांजैक्शन दूं कि जी क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री पास होती है, तो आप मुझे एंट्री पास करके दे सको कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मैं आपसे कहूँ जी मैंने एक मशीन थी 100 रुपये की, 150 रुपये में बेच दी, तो आपको पता होना चाहिए कि कैश डेबिट 150, मशीन जो है वो 100 से क्रेडिट, और गेन ऑन डिस्पोजल जो है 50 से क्रेडिट। इतनी बेसिक चीज़ें अगर आपको आती है ना, मैं आगे से आपको FAR 2 पढ़ा दूंगा, ये मसले वाली बात नहीं। ठीक है जी। तो डबल एंट्री आनी चाहिए और मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। अच्छा, आपको ये तो पता है ना PP और इन्वेंट्री अलग अलग चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक फिजिकल एसेट है या एक इंटेंजिबल एसेट है? फिजिकल एसेट है। इन्वेंट्री एक फिजिकल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है? इन्वेंट्री फिजिकल एसेट है ना भाई। इन्वेंट्री वो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, ऐसा सॉफ्टवेयर भी एक इन्वेंट्री हो सकती है ना।
वो इंटेंजिबल हो सकती है सब। अच्छा जी, ये बेसिक बेसिक बातें तो पता है ना यार। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्लांट नहीं सर, फिर वो लैंड और बिल्डिंग जो हमने किस लिए ली हो, या तो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए या रेंटल इनकम के लिए या मे बी दोनों के लिए, ऐसा। अच्छा जी, वेरी गुड सर। अच्छा, हमारे पास कोर्स में क्या क्या है मैं फिर बता दूं। एक दिमाग में रखिएगा एक चीज़, जिस बंदे से आपने FAR 2 पढ़ा है ना, आप फाइनल उस बंदे के अलावा किसी से नहीं पढ़ सकते। ये नहीं कह रहा कि आपने फाइनल में मुझसे पढ़ना है मैं आपको कह रहा हूँ आप इस पॉइंट पे ना आप अपना CA फाइनल के टीचर भी पिक कर रहे हैं, ठीक है जी। उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि एक अकाउंटिंग पढ़ने का एक फ्लेयर होता है, वो आपके जहन में अगर उस तरीके से बैठ गया, जैसे मैं डेफर टैक्स जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, कंसोलिडेशन जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, आप फाइनल में ज़रा मेथड चेंज करेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसी तरह की चीज़ें आपको ऊपर पढ़नी है, तो ये डिसीजन जो है बड़े देखभाल के समझ के लेना है तुम्हें, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास सर पहला जो पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर एनालिसिस, ठीक है जी। ये है 20 से 30 नंबर का, पिछली अटेम्प्ट में 30 से 40 नंबर का था, ठीक है जी। इस पर्टिकुलर हिस्से में हमारे पास ये 4 टॉपिक्स हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग सॉरी बॉयज़, मुझे आपको निकालना पड़ेगा, थैंक यू जी। अच्छा जी सर, ये नज़र तो 4 टॉपिक आ रहे हैं लेकिन ये असल में 3 है, ठीक है जी। जो पहले 2 टॉपिक हैं वो मर्ज करके पढ़ाए जाते हैं, कंसोलिडेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये मर्ज करके पढ़ाए जाते हैं। ये मर्ज करने का मतलब है कंसोलिडेशन भी कवर हो जाता है, उसके साथ ही कवर हो जाता है ये, ठीक है। फिर अर्निंग पर शेयर, ये तो बहुत सारे लोगों ने कवर किया होगा ना, FAR 1 में जो पुराने पापी हैं, आप लोगों ने तो नहीं कवर किया होगा ऐसा, तो उनको एज इट इज़ ये दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा। फिर हमारे पास एक चीज़ आ रही है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या होता है? एक चीज़ याद रखो, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बनाते हैं? IAS IFRS के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कंपनीज ऑर्डिनेंस, जो आपके कंपनीज एक्ट है, वो कहता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर भी देने, जो हम बोल रहे हैं। कौन कह रहा है? कंपनी लॉ कह रहा है कि अकाउंट्स बनाते हुए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए आप IAS IFRS फॉलो करते हैं वो तो करें, उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताऊंगा, आपने वो भी फॉलो करनी है। तो ये वो नोट्स हैं जो हमारा लोकल लॉ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड करा रहा है, ठीक है जी। कोई 15-16 के करीब नोट्स हैं जो आपने याद करने से डायरेक्ट, हम कहता है हमें जी डायरेक्टर्स को अगर आपने कोई लोन दिया है तो उसको डिस्क्लोज करो, ठीक है जी। आपने मिसाल के तौर पर किसी फॉरेन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, आप उसको डिस्क्लोज करो। तो ये रिक्वायरमेंट्स IAS की नहीं है, IFRS की नहीं है, किसकी है? ये हमारे लोकल लॉ की है, ठीक है जी। तो ये लोकल लॉ वाला हिसाब किताब आपने पढ़ना है यहाँ पर, ऐसा। अगर कोई मुझसे पूछे इफेक्टिवली इसमें कितने टॉपिक्स हैं पढ़ने लायक, तो मैं कहूँगा कंसोलिडेशन है, अर्निंग्स पर शेयर है, जिस पर टेक्निकल सवाल आएगा। जो आखिरी वाला टॉपिक है ना, इसमें नोट्स के फॉर्मेट आपने याद करने। ये आपके सामने एक स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड में क्या नजर आ रहा है? पहला कॉलम किस चीज़ का है? सीरियल नंबर क्या है? दूसरे कॉलम में क्या आ रहा है? टॉपिक का नाम आ रहा है। तीसरे कॉलम में क्या आ रहा है? प्रोफिशिएंसी, यानी ये सवाल कितना मुश्किल टेस्ट होगा। P1 होता है बिल्कुल बेसिक टेस्टिंग, P2 थोड़ी सी मुश्किल टेस्टिंग जिसमें आपको नॉलेज जो आपने गेन की है वो अप्लाई करनी होगी, ठीक है जी। P3 का मतलब होता है एनालिसिस करना, वो आप फाइनल में देखोगे। चौथा कॉलम किस चीज का है? टेस्टिंग लेवल। T1 8 नंबर मैक्सिमम, T2 20 नंबर मैक्सिमम, ऐसा। और T3 का मतलब मैक्सिमम 25 नंबर, ऐसा। ये जो टेबल बना हुआ है ये एक फॉर्मेट है, क्या ये? तो इसी तरह के नोट्स होंगे पेपर में, जिसको आपने क्या करना है, एज इट इज याद करना है, और एग्जाम में डाटा आएगा, आपने क्या करना है, वो नोट बनाना है। PPE का नोट याद आ रहा है? उसमें फिर सोचना पड़ता था, कैलकुलेशन होती थी। इन नोट्स में कैलकुलेशन नहीं होगी, डाटा दिया होगा, आपने उसको किस पे कन्वर्ट करना होगा?
नोट्स में कन्वर्ट करना होगा। इसके बावजूद लोएस्ट मार्क्स इसी में आते हैं लोगों के। क्यों? आसान होता है, लोग कहते हैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, आखिरी दिन पढ़ूंगा, अगली अटेम्प्ट में पढ़ूंगा। ठीक है ना? तो ये मामला होता है, लोग देख के नहीं जाते हैं इसको। तो जैसे टॉपिक आप कवर कर लोगे ना आप कोशिश करना एक पेज के ऊपर ना, ये 1-2-3 पेजेस के ऊपर ये सारे डिस्क्लोजर्स बना देना और उनको बार बार सिर्फ देखते रहना, बस वो फॉर्मेट याद कर लेना, नंबर आपको मिल जाएंगे। एग्जाम फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? ऊपर के 3 टॉपिक तो टेस्ट होंगे क्योंकि इसके मार्क्स हैं कितने, 30 से 20 से 30 हैं, तो इसका मतलब इस पर 2 सवाल बन के आएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक ही सवाल कंसोलिडेशन का 20 नंबर का दे दे, लेकिन आमतौर पे इससे एक बड़ा और एक छोटा सवाल आएगा। ऐसा बड़े हम आगे दोस्त लिख लिया। फिर हमारे पास दूसरा एरिया है अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। एक रक्शे में जितने बैठ सकते थे उन्होंने बिठा दिया। ठीक है जी। और इसके मार्क्स कितने हैं? 35 से 45, आधा पेपर है तुम्हारा। सारा बता देता हूं, मोहम्मद अहमद, टेंशन ही नहीं लो, बड़े हम आगे। जी इसमें क्या है जी? इसमें है ये 5 चीजें। इसमें ऊपर वाली 3 चीजें तो प्रैक्टिकल हैं, नीचे 2 थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, थ्योरेटिकल एरियाज हैं, और इन थ्योरेटिकल एरियाज पे सवाल आता है। इन 2 में से कोई एक चीज़ टेस्ट होती है, 8 नंबर का 7 नंबर का सवाल आ जाता है। लेकिन मेन चीज़ें कौन सी हैं इसमें? ऊपर वाली 3, और ऊपर वाले सिर्फ 2 टॉपिक्स जो है ना, ये 25% है तुम्हारे पूरे कोर्स का। कंटेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये 2 इतने बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, इनकम टैक्सेस और रेवेन्यू, ये 25% है तुम्हारे कोर्स का। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त हो गया, आप पीछे पढ़कर आ गए उसको, ये अब आपको फ्री का मिल गया। ठीक है, हैं? रेशोज नहीं पढ़ेंगे, रेशोज पीछे चला गया, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी, मसला नहीं। MA और FAR2 विच वन इज़ मोर डिफिकल्ट विद रिस्पेक्ट टू टेस्टिंग? दोनों एक जैसे ही हैं। नहीं, रिमूव नहीं हुआ EPS जी। अभी ये एक सवाल है जो मैंने पूछना है कि आपसे खुद भी, कि ये चूंकि एक नया टॉपिक है FAR2 के लिए, और आपने खुद कहा था कि नया टॉपिक 8 नंबर से ज़्यादा नहीं टेस्ट होगा। तुम लोगों का नसीब वही वाला सवाल दोबारा आ जाए FAR2 में, अच्छा लगे यार। 1 मिनट, एक सेकंड, इंसान के पुत्र बनो। FAR1 में जो सवाल है, किसी में ओपनिंग बैलेंस नहीं था, किसी में ओपनिंग बैलेंस नहीं था, सीधा सीधा सवाल था इंटेंजिबल का, सिर्फ ड्यूरिंग द पीरियड की ट्रांजैक्शंस थी। कहता है अच्छा मेरा ठीक हो गया था। बता रहा हूँ हसनैन, रुक जाओ, आगे बढ़े हम दोस्त। नहीं मैं पढ़ाऊंगा भाई, ऐसे FAR1 में पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं है। आलिया थोड़ी सी आवाज़ अपने एंड पे बेटा तेज़ कर ले, लिख ले ये। अब बताओ, इसमें नीचे वाले जो 2 टॉपिक है ना, ये हैं कितने मार्क्स वाले? 8 नंबर वाले। ठीक है जी, और हैं भी बड़े सीधे सीधे। ठीक है जी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये नीचे वाले 2 टॉपिक्स और MCQs ये पास कराने के लिए होते हैं, और लोग इसी पे काम नहीं करते। MCQs में 7-8 सही कर लिया आपने, और ये दोनों में से 8 नंबर का एक सवाल आ गया, ये आपने टिका के सही कर लिया, तो आपके 15 नंबर तो यहीं से हो गए यार। बाकी 85 में से आपने 35 लेने। आगे बढ़े, बता रहा हूँ इतरत बता रहा हूँ बेटा, आगे आओ। तीसरा एरिया हमारे पास है अदर एरियाज ऑफ IFRS, 30 से 40 नंबर का, और ये है बड़ा एरिया। इसमें है ठीक ठाक कोर्स, लेकिन सिवाय लीज के कोई स्टैंडर्ड बड़ा नहीं है, सारे स्टैंडर्ड्स रीजनेबल है। लीज लंबा स्टैंडर्ड है। अब बताओ पूरे कोर्स में कितने बड़े स्टैंडर्ड्स हो गए?
एक तो रेवेन्यू हो गया, डेफर्ड टैक्स हो गया, लीज हो गया और कंसोलिडेशन हो गया। 4 बड़े स्टैंडर्ड्स हैं जिस पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा और ये तकरीबन टोटल टाइम का 70% हिस्सा खा जाएगा। ठीक है जी। मैंने तो सुना था FAR 2 का सिलेबस छोटा है। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है इसको। अभी मैं आपको जब इसके कमेंट्स पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा तो बहुत आसानी से हो सकता है। इसका ड्यूरेशन तकरीबन 120-125 घंटे का। देखो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि इतना बड़ा टॉपिक है ना, आज तक पेपर में इतना सा टेस्ट हुआ है। अब अगर सिर्फ उसी को फोकस करोगे तो कोर्स बहुत छोटा है, बाकी की सारी चीजें नहीं देखो तो कोर्स ऐसा है कि 70 घंटे में भी हो जाएगा। अभी मैं आपको यही तो आगे पढ़ाऊंगा। एग्जामिनर बार बार कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, जो मैं करा रहा हूँ उसी के पीछे क्यों पड़े हो, बाकी चीज़ों को भी तो देख के आओ। आगे बढ़े हम दोस्त, कर लिए कॉपी, आ जाओ बेटा। बिल्कुल कर सकते हैं सरदार बात, बिल्कुल कर सकते हैं। सर इंटेंजिबल में दो ने गलत कैपिटलाइज कर दी, 2 नंबर ही कटेंगे जी। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टेक्निकल है, मुश्किल, टेक्निकल को मुश्किल कह रहे हो तो हाँ है। अच्छा जी देखो मैं आपको बताऊं डरो किस चीज़ से, पता है डरो इस चीज़ से कि जिसके लिए आप मेहनत भी कर लो, आपने सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए, पेपर में सवाल आया इतना लंबा पलंदा है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन है और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि यार मुझे आता तो सब कुछ है लेकिन एक साथ सारी चीज़ें आएंगी और सब जम्बल डब हो गया। इस चीज़ से डरा करो। ये चीज़ें कुछ पेपर्स में हैं, जैसे तुम पढ़ोगे BIA में बजटिंग का टॉपिक इसी तरह का, जैसे FAR 1 में तो तुम लोग बच गए, NPO तुम लोग की ज़िंदगी हराम कर देता। अभी जो NPO पढ़ेंगे बच्चे, तुम लोग का तो 8 नंबर का तो NPO था, छोटा था नुन्नू सा NPO था। अभी तुम आगे देखो NPO का क्या हाल होगा, 20 नंबर का हो गया दोबारा। ठीक है जी, अभी तुम लोगों को नानी याद आएगी, वो पास हो जाना बस तुम। ठीक है सर, मैं जब जब आगे गया हूँ पीछे वाली चीज़ें आसान हो गई हैं, आगे वाली मुश्किल हो गई हैं, तो मैं तेरे लिए क्या दुआ मांगू अभी मुझे बता। अच्छा जी बिल्कुल बेटा। अच्छा अब एक चीज़ नोट करना, ये मैं आपके सामने ना एक कहानी रख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ एक बंदे के ना वो बताना चाह रहा हूँ। बंदे ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए FAR 2 के बारे में, वो आपको मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है ज़रा सा रुक जाओ। अच्छा हमारे रिज़ल्ट चेक करें। रिज़ल्ट्स हैं जी लगभग 1/3, 46, 35, 41, 53, 42, 35, 27, 42, 40, आप ले लें एवरेज 35 से 40% के बीच में रिजल्ट रहता है। ऐसा ये क्या आ रहे हैं सर मार्क्स। पहले आई कि आपका एग्जामिनर जो है वो अपने कमेंट्स में हाईएस्ट मार्क्स डिस्क्लोज करता था कि जी जिस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स लिए, जिसका गोल्ड मेडल आया, उसके कितने मार्क्स थे। आप चेक करो 97 मार्क्स। अब वो क्या लगता है इस बंदे ने पर्चा खुद बना के खुद दिया होगा। अगर ये ऐसा भी करता ना तब भी नहीं आता 97। ऐसा क्या हुआ ये बंदा 97 मार्क्स ले आया, क्या ऐसा किया इस बंदे ने। भाई पेपर में 100 नंबर से ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया। अकाउंटिंग के पेपर्स में, नंबर्स वाले पेपर में 100 से ज़्यादा मार्क्स होते हैं। उसमें होता है जी 118-19 मार्क्स होते हैं। आप गलत करके भी तकरीबन पूरे मार्क्स ले सकते हो। और इसमें लेने कितने, 50, और 118 में लानती 50 भी नहीं ले पा रहे हैं। आप ये चेक करें, एक बंदा 97 ले गया, 93। अच्छा ये 97 वाला ये गोल्ड मेडल हमारे कॉलेज का है, ठीक है जी, मुजम्मिल नाम है इस बच्चे का। इसके 97 मार्क्स आए थे और सादा सा बच्चा है। सो मैंने कहा तूने इतने ज़बरदस्त इतना काम किया कि 97 आ गया। उसने कहा सर मुझे तो लग रहा है मुझसे गलतियां भी हुई हैं। एक बच्चे ने फाइनल में जो है वो 90s में मार्क्स लिए, कंसोलिडेशन टैली करके आ गया सी फाइनल का, फॉरेन करेंसी कंसोलिडेशन, जिसके अभी वो है ना गोल्ड मेडल आया जिसका। तो अब मुझे बताओ सर, इससे आपको लग रहा है कि FAR 1 जैसा रिजल्ट आता है 27 और 28 और 25 और 26, इसका रिजल्ट अच्छा क्यों है?
क्योंकि पुरानी प्रोग्रेशन स्कीम में यहाँ तक पहुँचता ही कौन था, जिसका FAR 1 पास होता था। अब उन्होंने कहा यार FAR 1 FAR 2 में कोई मसला नहीं है, अब जिसका FAR 1 नहीं भी पास है वो FAR 2 दे सकता है। ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, ऐसा इसलिए हुआ नहीं, बच्चे ज़्यादा नहीं हुए, उसको कन्विंस किया गया है कि आपको कि यार ये पेपर में भी स्टैंडर्ड है, उसमें भी स्टैंडर्ड्स हैं, तो दोनों में स्टैंडर्ड है ना, कोई बेसिक अकाउंटिंग तो नहीं है दोनों में, तो लिंक क्यों किया हुआ इनको? उनको समझ आ गई, उन्होंने कहा ठीक है यार ख़त्म कर दो प्रोग्रेशन रूल। ठीक है जी। अब बताएं जी, पेपर मुश्किल है आसान है? अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कमेंट्स, और ये कमेंट्स हैं एग्जामिनर भाई के। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भैया करंट पास रेट 43% है, 45% कंसिस्टेंट है, ठीक है जी, और FAR 2 जिसका पास होता है, FAR 1 जिसका पास होता है वो FAR 2 देने आता है, तो इसकी वजह से बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। ये अंग्रेज़ी थी, मैंने आपको उर्दू में बता दिया। नहीं आ रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। रुक जा बेटा। अब आ रहा है? जी नज़र आ रहा है? अब कुछ रुक जाओ। इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? अच्छा जी, अरीबा बाजी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, ICAP का एग्जामिनर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भैया एक तो FAR 1 का रिजल्ट अच्छा आने की वजह से सारे मामले हो गए, लेकिन उसने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उसने कहा दीज आउटकम्स रिफ्लेक्ट, अच्छा उसने कहा कुछ सवालात लोगों ने बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए, कुछ फारिग अटैम्प्ट किए। उसने कहा भैया दीज आउटकम्स रिफ्लेक्ट द रिस्क ऑफ सेलेक्टिव स्टडी एंड ओवर रिलायंस ऑन पास्ट पेपर्स। इसका क्या मतलब है? उसने कहा एक मखलूक, एक खच्चर कौम ऐसी है कि जिसको पास्ट पेपर करने, उनको नई चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई नई चीज़ उसको पढ़ा कर ये तो पास्ट पेपर में आया ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं? तो उसने कहा उस खच्चर कौम को मैं एड्रेस करने जा रहा हूं कि भैया आप इससे फेल हो जाओगे। ठीक है जी भाईजान, बहुत मुश्किल से तुम बैठे हो यार, हैं? जाओ पानी पे मुंह मार के आ जाओ। हैं? कहाँ गुम हो तुम? बहुत ख्यालों में गुम, तुम पहली क्लास से बिल्कुल सोचों में गुम चल रहे हो। क्यों?
27 अप्रैल से तुम्हारी अभी हालत टाइट हो रही है, तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कहते 6 महीने बाद शादी कराने वाले, तो तुम तो मर जाओगे हैं? कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, आती हैं, हो जाती हैं। आएगा 27 अप्रैल भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? किसके? तुम्हारी पास होने की दुआ करूं? अच्छा जी, तो बाकी भाई मेरी दुआ आप सबके लिए, अल्लाह ताला आपको पास करे और उसी में आपके लिए खैर भी डाल दे। बहुत चांसेस होते हैं बेटा, 100% पेपर अटेम्प्ट करने में वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देता है कि वर्किंग्स कुछ ना कुछ बना देता है, वो निकाल लेता है पेपर। हाँ, ये बच्चे ने कहा ये सोच रहा है कि मैं FAR 2 लूँ या मैं FAR 1 में दोबारा चला जाऊँ, समझ नहीं आ रहा, इंटेंजिबल्स पढ़ूँ या इग्नोर कर दूँ, है ऐसा कुछ। जब भाई तुमसे मजाक कर रहा हूँ, बुरा तो नहीं मान रहे हो ना? चलो जी आगे बढ़े। तो उसने कहा जी आप जो पास पेपर्स के पीछे पड़े हुए हैं ना, ये कौन कह रहा है? ये एग्जामिनर कह रहा है। ये इस पर टाइम भी लिखा हुआ है, मार्च 2025। आप जाके ना वेरीफाई कर सकते हैं ICAP के एग्जामिनर कमेंट्स खोल कर, ठीक है। उसने कहा भैया एग्जामिनीज आर स्ट्रांगली इनकरेज टू अडॉप्ट अ मोर होलिस्टिक प्रिपरेशन अप्रोच इंश्योरिंग या कवरिंग फुल सिलेबस। ऐसा उसने कहा पूरा सिलेबस कवर करो। ये जो तुम पास पेपर करके आ जाते हो ना, पिछली 5 अटेम्प्ट के पास पेपर कर लो, सब हो जाएगा। नहीं होगा। आपको पता है अभी तक जितना आपका सिलेबस है उसमें से अब तक सिर्फ 30% चीजें टेस्ट हुई हैं। 70% चीजें अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट की नहीं है। अच्छा ये तो मार्च 2025 का था ना, चलो जी सितंबर 2024 में देखते हैं। उसने कहा जी, इसमें भी उसने सिलेक्टिव स्टडी की बात की। उसने कहा जी वाइल सेवरल एग्जामिनीज अचीव हाई स्कोर्स ऑफ 80s एंड 90s, 14% एग्जामिनीज, ओनली 14% एग्जामिनीज स्कोर्ड पासिंग मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी। और उसने कहा जी बाकी सिलेबस जो है वो प्रॉपर्ली कवर नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में पहली दफ़ा एग्जामिनर ने एक नई चीज़ टेस्ट कर ली जो इससे पहले पास पेपर्स में टेस्ट, और उसमें सिर्फ कितने लोग पास हुए? 14%। उसने कहा रुको जी। उसने कहा जी मार्च 24 में चलते हैं। उसने कहा जी इट इज़ वर्थ हाईलाइटिंग दैट एग्जामिनीज डिड नॉट पास द एग्जाम परफॉर्म वेल ऑन सर्टेन क्वेश्चंस। वो पास पेपर जैसे आ गए होंगे। दे स्ट्रगल टू अटेन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ऑन दी अदर्स। It is imperative to emphasize that while past papers serve a useful tool in exam preparation, exclusive reliance on them is not advisable at all. ये एग्जामिनर ने तीसरी दफा बोल दिया। अच्छा जी, फिर वो कह रहे जनाब it is imperative to emphasize that while past papers can serve a useful tool of exam preparation, एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन देम इज नॉट एडवाइजेबल। मैं डेट वाइज डाला हुआ है, आप घर जाके इसको आराम से वेरीफाई कर सकते हो। इसमें भी इसने कुछ इसी तरह बात की होगी। उसने कहा जी इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पास पेपर्स कैन बी हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग एग्जाम्स बट दे शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन एक्सक्लूसिवली एज द करंट एग्जाम मे कवर टॉपिक्स और वेरिएशन दैट हैव नॉट बीन कवर्ड इन दी पास पेपर। हमारे यहाँ की मखलूक पास पेपर करा दे भाई, पास पेपर करा दे, बाकी चीजें छोड़ दे। आज तक नहीं आया, इंशाल्लाह आज भी नहीं आएगा। ये मैं 2-3 और भी डाल सकता था। पिछले तकरीबन 6 अटेम्प्ट से 7 अटेम्प्ट से एग्जामिनर एक ही राग अलाप रहा है। अब मुझे एक बात बताओ सर, जितना बड़ा सिलेबस है मुझे वो सिलेबस कवर करना है या मैंने बस ये पास पेपर्स की जो टेस्टेड एरियाज है वो कवर कर लें? बहुत है। आप यकीन करें एग्जाम IFRS 15 है ना, उसमें हमारी 17-18 क्लासेस लगेंगी। ठीक है जी, 17-18 क्लासेस का मतलब है तकरीबन 30 से 35 घंटे का टॉपिक है। उसमें से अब तक ICAP ने सिर्फ 25% 30% हिस्सा टेस्ट किया, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? अनटेस्टेड है। जो 30% टेस्ट भी किया वो कैसा किया पता है? बार बार उठा के एक एरिया उठाया दूसरे एरिया के साथ मर्ज करके टेस्ट कर लिया।
भाई जो इतना लंबा रेगिस्तान है उसको कब टेस्ट करोगे? वो कह रहा है आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगा। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने की 2 अप्रोचेज हैं। एक पढ़ने की अप्रोच ये है कि यार आप पूरा कोर्स कवर करें, एक एक चीज़ किताब की, एक एक लाइन, एक एक चीज़ कवर करें। दूसरी अप्रोच क्या है कि आप इतना कवर कर लें कि आपसे सारे के सारे पास पेपर्स सॉल्व हो जाए। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए हमें? जब मैं पहली अप्रोच पे जाऊंगा ना, आप लोग मुझे फोर्स करोगे दूसरी अप्रोच पे जाओ। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मुझे आप फोर्स करोगे मुझे कि भाई छोड़ यार, बस इतना ही रख। ठीक है जी। अब देखो मैं IS-21 स्टार्ट करूँगा, मैं उसमें 8 क्लासें ले जाऊँगा। आप कहोगे जी फलां बंदे ने तो 3 क्लासों में करा दिया। भाई उसने इतना ही कराया कि आप उससे पास पेपर्स अटेम्प्ट कर सको। ठीक है जी। ये मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ करना है, ईमानदारी करनी है, आप इसके सारे कॉन्सेप्ट्स ज़रूर कवर करके जाना। छोड़ना मत अल्लाह के वास्ते, कोई चीज़ नहीं छोड़ना। ऐसा है। अब आते हैं जी हम अपनी उस स्लाइड के ऊपर जो हम छोड़ कर आगे गए थे, और वो स्लाइड थी हमारे पास वाई स्टूडेंट फेल। हाँ जी, इसमें हमने क्या पढ़ा जी? एक हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है और एग्जामिनर अक्सर व बेशतर सवाल में 2-3 स्टैंडर्ड मिला के सवाल पूछ लेता है। अक्सर व बेशतर ऐसे करता है। ठीक है जी। एक सीधा सवाल चल रहा हो, डेफर टेक्स्ट के एक सवाल में 5 स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। डेफर टेक्स्ट के एक क्वेश्चन में 5 से 6 स्टैंडर्ड एग्जामिनर टेस्ट कर लेता है। द डेफर टेक्स्ट अगर आता भी है ना और बाकी स्टैंडर्ड नहीं आते, कोई फायदा नहीं है। तो उसने हर जगह से आपको फोर्स किया कि आप कोर्स पूरा कवर करके जाओ। ठीक है जी। कोई परफेक्ट रेफरेंस बुक नहीं। ICAP की किताब जिस बंदे ने लिखी है, बहुत अच्छी किताब लिखी है, ताकि मैं टीचर हूँ, मैं तो तुम्हें अपना मोहताज बना दूँ कि नहीं नहीं यार मुझसे पढ़ना है तुम लोगों ने, मुझसे नहीं पढ़ोगे तो यार किताब तो बिल्कुल, किताब बहुत अच्छी लिखी हुई है ICAP की। ठीक है जी। उससे आपने कवरेज पूरी करनी है। उसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको टिक करवाऊँगा कि यार ये देख लेना, ये देख लेना। मैं अपने नोट्स में अच्छी खासी चीज़ें कवर की हुई उसमें से, लेकिन आपने अपनी किताब सामने रखनी है ICAP की, उसमें से चीज़ें देखनी है कि यार सर ने कवर कराया है या नहीं कराया। मुझे बताओ जो एग्जामिनर है वो किसकी किताब सामने रख के पेपर बनाता होगा, और वही तुम छोड़ के जा रहे हो। अकल वाली बात करते हैं ना। ICAP का एग्जामिनर अहमद रज़ा किताब नहीं उठाता भी हो, हमें क्या पता, लेकिन ऑफिशियली उसके पास कौन सी किताब है? ICAP की बुक है। ऐसा तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो गया। तो इसके बाद बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप मेरी किताब ज़रूर परचेज़ करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ पैसे कमाऊँ। ठीक है जी। मैं जितना भी किताब से पैसा जमा होता है वो मैं चैरिटी में देता हूँ। चैरिटी मेरी उल्टी जेब का नाम है। भाई मेरी किताब आप चाहे तो परचेज़ करें और चाहे परचेज़ ना करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ICAP की किताब आपने लाजमी सामने रखनी है। ठीक है जी। वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। ये रिज़ल्ट सब हो गया। अच्छा जी, फिर आगे बढ़े हम जी। अब मैंने आज स्टार्ट करना था IFRS 9 से, लेकिन आकाश IFRS 9 से शुरू करेगा, तो उससे मुझे कहा कि ये ना करें आप। अच्छा, ये कोर्स कैसे ख़त्म होगा, कौन पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, ये हम अपने सामने रख लेते हैं। ठीक है जी। हमारे सामने जो लिस्ट थी उसकी टॉपिक्स की, उस लिस्ट के अंदर अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ रही थी। मेरे पास सर कंसोलिडेशन था, ऐसा। दूसरा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट था, और क्या क्या था? EPS था, और नोट्स थे, और IS-12 था, और ना उसी सीक्वेंस में बताओ। IFRS 15 था, और IS-38 था, और फिर हमारे पास सस्टेनेबिलिटी, उसको छोड़ दो जो थ्योरी है। आगे बताओ। सेगमेंट रिपोर्टिंग है, और लीज है, IFRS 9 है, IS 1037 है, IS 21 है। ठीक है जी। एकदम हम क्लियरली ना डे 1 पे चीज़ें इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि इसमें से मैं आपको लाइव क्या पढ़ाऊंगा और कौन सी चीज़ें रिकॉर्डेड दूंगा। ठीक है जी।
मैं आपको कंसोलिडेशन लाइव पढ़ाऊँगा, एसोसिएट लाइव पढ़ाऊँगा, मैं आपको ये नोट्स लाइव पढ़ाऊँगा, ये लाइव पढ़ाऊँगा, ये लाइव पढ़ाऊँगा, ये लाइव पढ़ाऊँगा और ये लाइव पढ़ाऊँगा, ठीक है जी, और ये लाइव पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। ये चीज़ें मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा, बाकी चीज़ें मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा, ठीक है जी। ये मैं आपको अभी से क्लियरली डे 1 पे बता रहा हूँ। सेगमेंट रिपोर्टिंग, IAS 38, EPS, ठीक है जी, 1037, ये मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा, ठीक है जी। ये प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल, हाँ ये 38 हुई, ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स पूरी ईमानदारी से लाइव आपको क्लास में पढ़ा सकूँ, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। और अगर कोई क्लेम भी करता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि नहीं कवर करवा सकता कोई बंदा इसको, कि आपको रोज़ बुलवा के सवालात करवाए, नहीं करवा सकता, ठीक है जी। ये मैं आपको कवर कराऊंगा, मैंने डे 1 पे आपके बात क्लियर कर दी, ठीक है जी। ये चीज़ें होंगी, बाकी मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा, ठीक है जी। ये साथ क्यों है? क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड्स कनेक्टेड है। एक में आप एक चीज़ पढ़ते हो कि इसको एडजस्ट कहाँ करना है, दूसरे में आप एडजस्टमेंट करना सीखते हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज़ है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने एम्प्लॉयज़ को कहा था कि जो प्रॉफिट मिले, जो प्रॉफिट बनाएंगे हम, उसका 5% बोनस होगा। 2025 ख़त्म होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनेंगे? 26 में जाके, तो बोनस कब मिलेगा? लेकिन बोनस है किससे रिलेट करता? तो उसको 25 में रिकॉर्ड करें, 26 में? पहले डिटरमिन करोगे IAS 10 में, फिर रिकॉर्डिंग करोगे किसके हिसाब से? IAS 37 के हिसाब। तो ये कनेक्टेड स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। तो एक में आप ये पढ़ते हो कि ये स्टैंडर्ड ये इस साल में फॉल करेगा या अगले साल में, फिर दूसरे में आप क्या करते हो? एंट्री बनाना सीखते हो। तो ये हमेशा किस तरह चल रहे होते हैं? कनेक्टेड। इनको लोग कहते हैं क्या? IAS 1037, ठीक है जी। डन है जी। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे भाई हम अपनी पहले टॉपिक से। अपने पास हेडिंग डाल दें IAS 21, कोड ऑफ एथिक्स। नहीं छोड़ना नहीं यार, आराम से नंबर मिल जाएगा हमारे, अगर वर्किंग कर ली अच्छी खासी। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी का 1.5 घंटे का लेक्चर है ना टोटल। कोड ऑफ एथिक्स का भी 1.5 घंटे का लेक्चर है, 3 घंटे की टोटल थ्योरी है, ठीक है जी। वो 1037 के अंदर ही आ जाता है। तोहा उज़्मा, इस पे मैं आपको कल बता पाऊंगा जी। मेरे बच्चे, सवाल है किसी बच्चे का? जी बेटा। नहीं IFRS 9 अलग ही चीज़ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, कोई बॉन्ड खरीदते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसी में वही सेम है, सिवाय एक चीज़ के कि जो कंसोलिडेशन आप पढ़ोगे ना, उसमें आप इंटेंजिबल्स की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ोगे, वो कंसोलिडेशन का पार्ट है वो IAS 38 का पार्ट, लेकिन उसको कवर हम कहाँ करते हैं? कंसोलिडेशन में। लाया इसको इसीलिए गया पीछे कि यार ये स्टैंडर्ड आधा अधूरा है, कंसोलिडेशन पढ़े बगैर इसकी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो जब आप कंसोलिडेशन पढ़ोगे, आप गुडविल कैलकुलेट करना सीखोगे। आपने FAR 1 में गुडविल कैलकुलेट करना नहीं सीखा, ठीक है जी, जबकि वो कोर्स का पार्ट है, वो IAS 38 का पार्ट है। तो उन्होंने जो है वो किया ये कि आधा तीतर आधा बटेर कर दिया था, अब हमने कहा इसको तीतर कर दो। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लो यार, आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा होता हूँ यार, सिलेबस सही कर दो, ये सही कर दो। फिर एक फजूल आदमी उठता है, ICAP बेकार इदारा है, हर रोज़ सिलेबस चेंज कर देता है। तो फिर मैं कहता हूँ जैसा गंद पड़ा हुआ है ना, वैसे ही रहने दो यार। फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार, इस एक फजूल आदमी की वजह से बाकियों का नुकसान हो जाए। अब यकीन करें, अल्लाह करे, डिस्क्वालिफिकेशन बड़ा काम हो रहा है, किसी पॉइंट पे अगर ये रिवर्स हो गया तो मुझे लगता है कि एक फजूल आदमी उठेगा, बोलेंगे यार मज़ा नहीं आ रहा यार, ये गलत कर दिया यार, ठीक है भाईजान। आपके लिए पूरी की पूरी काउंसिल काम कर रही होती है, चीज़ें देख रही होती है। सिलेबस में अगर चीज़ें चेंज हों, कल और भी कुछ चेंजेस आएँ, तो वक्तन फ़वक्तन जो नज़र आएगा वो तब्दील किए जाएंगे। CFA का सिलेबस हर साल तब्दील होता है। ये होता ना CFA, आज ये सोशल मीडिया पे आ रहा होता ना, ये CFA करने वाले ऐसे सोशल मीडिया पे ये लफंगों की तरह जो है ना, वो कमेंटिंग नहीं कर रहे होते। आ रहा होता तो कहते व्हाट द हेल मैन, हमने लास्ट टाइम पूरा सिलेबस कवर किया, ये तो 50% सिलेबस उड़ा दिया, मैं फेल हो गया था, अब दोबारा दे रहा हूँ तो ये तो 50% नया सिलेबस है। भाई फाइनेंशियल मार्केट्स में, मनी मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में जितनी चेंजेस आती जाएंगी, वो क्या करते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं कि इस दफ़ा जी इक्विटी फाइनेंस ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, वो परसेंटेजेस भी चेंज करते हैं। तो आप लोगों ने तो जाके उनको ये माँ बहन की गालियाँ दे देनी है कि रोज़ क्या क्या करते जा रहे हो भाई। तो भाई ऐसा
मामला है कि चीज़ें चेंज होती रहेंगी। आगे बढ़ें। अच्छा जी, अपने पास आपने हेडिंग डाल दी किस चीज़ की? IAS 21 की। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक सी बात करूंगा और फिर मैं इसको स्टैंडर्ड से जोड़ूंगा, ठीक है? साथ ही साथ में देता जाऊंगा। प्रीमियम से कवर कर सकते हैं, लाइव लेना जरूरी नहीं है, जो लाइव ले रहे हो लाइव ले ले। IFRIC 1 जो है वो IAS 1037 के अंदर ही कवर किया हुआ एग्जामिनर ने, जो किताब बनाने वाले ने। आगे हम इसको पढ़ लें अभी यार, ये बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं, स्टैंड कोई मसला नहीं। जी आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। मुश्किल टॉपिक जो है वो कंसोलिडेशन है, मुश्किल टॉपिक IFRS 15 है। आपने रो नहीं दिया ना मेरे सामने कि IFRS 15 क्या है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? और फिर मैं कहूँगा अभी 4 टॉपिक बाकी हैं इसके अंदर, और फिर तुमसे वो कंट्रोल भी नहीं होगा। तुम कहोगे यार फलान है तो 5-6 क्लासों में करा दिया, तो फिर वो फलां वाला कर लेना, ठीक है जी। आए मेरे प्यारे बच्चों, IAS 21 है क्या? मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान में काम करती है, इसकी सेल परचेज किस में होती होगी? रुपीज़ में होता है, PKR में होता है, ऐसा है नहीं है? तो जब सेल्स परचेज PKR में हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जो है ना वो PKR में बन रही हैं, तो मामला तो बड़ा आसान है। ये कंपनी क्या करती है? एक तो बुक्स मेंटेन करती है। क्या करती है? बुक्स का मतलब क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं देन एंड देयर रिकॉर्ड हो जाती है, जर्नल में, सेल्स जर्नल में, परचेज जर्नल में, कैश जर्नल के अंदर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं? बुक्स की मेंटेनेंस। ऐसा इसके बाद क्या होता है? साल के एंड में क्या होता है? हम इससे क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको कहते हैं? रिपोर्टिंग को। किसको कहते हैं? रिपोर्टिंग को। साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। गौर सुनना। अब मुझे एक बात बताएं सर, जो मेरी करेंसी है ना जिसमें मैं मेजर सेल परचेस करूंगा, जो मेरी सेल परचेस करने वाली बड़ी करेंसी है, जिसमें मेरी मेजर ट्रांजैक्शन सेल परचेस की हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल करेंसी। क्या कहेंगे? व्हाट इज द फंक्शनल करेंसी? अ करेंसी जिसमें हमारी सेल परचेज की जनरल ट्रांजैक्शंस बेतहाशा हो रही है, मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस हमारी जिस करेंसी में हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? अब मेरा एक सवाल है, पाकिस्तानी कंपनीज की फंक्शनल करेंसी क्या है? अगर एक कंपनी सर यूएस से रॉ मटेरियल मंगवाती है, उसको प्रोसेस करती है और यूएस में ही बेच देती है, तो वो 2 पाकिस्तान में कंपनी करंटली काम कर रही है, लेकिन उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? US डॉलर होगी। एक कंपनी सर बांग्लादेश से सामान खरीदती है, ठीक है जी, प्रोसेस करके बंगालियों को भी बेच देती है और क्या कमाती है? टके कमाती है, तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? सर टका होगी। ऐसा तो फंक्शनल करेंसी का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि जिस तुम लोकल कंट्री में जिस जगह बैठे हो उसकी करेंसी जो है तुम्हारी फंक्शनल करेंसी होगी, नहीं। फंक्शनल करेंसी आसानी के लिए, आगे हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शनल करेंसी क्या है जी? जिसमें आपकी मेजर ट्रांजैक्शन हो रही है। अदर देन फंक्शनल करेंसी जो करेंसी है उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन करेंसी। क्या कहेंगे? फंक्शनल करेंसी के अलावा अगर आप किसी करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हो तो वो क्या कहलाएगी? मुझे बताओ, हम अपनी बुक्स किस में बनाएंगे? फंक्शनल करेंसी में। किस में बनाएंगे? अब बताओ, ARTT की फंक्शनल करेंसी क्या है? रुपीज है। लेकिन अगर एक बंदा आके मुझे फी पे करता है किसमें? डॉलर्स में, तो डॉलर की जो करेंसी है वो क्या है मेरे लिए? फॉरेन करेंसी। फंक्शनल करेंसी जिसमें मेजर सेल परचेस की ट्रांजैक्शन हो रही है वो एक ही होगी, और फॉरेन करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी जो है वो जिस करेंसी में आपको ट्रांजैक्शन इक्का दुक्का कर लेते हो तो क्या होगी? वो फॉरेन करेंसी होगी। सारी फॉरेन करेंसी। मिसाल के तौर पर सर, हमारा कॉलेज खुला है पाकिस्तान में, 90% रेवेन्यू हमारा पाकिस्तान से आ रहा है, 2-4% बंगालियों से आ रहा है, 1-1.5% नेपालियों से आ रहा है, 1-2% जो है वो इंडियन से आ रहा है, 1-2% से मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, और 3-4% अंग्रेजों से आ रहा है। तो ये सारी बाकी करेंसीज कौन सी हैं? फॉरेन करेंसी है। ऐसा तो मुझे बताओ फंक्शनल करेंसी क्या है जी? जिसमें मेजर सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हो रही है। फॉरेन करेंसी क्या है? अदर देन फॉरेन करेंसी, सॉरी अदर देन फंक्शनल करेंसी। अगर आपने किसी करेंसी में ट्रांजैक्शन की है तो वो क्या है जी? वो फॉरेन करेंसी। ऐसा है, बोर्ड में देखिएगा। तो हमने एक चीज़ पढ़ ली फंक्शनल करेंसी, एक चीज़ हमने क्या पढ़ ली? फॉरेन करेंसी। ऐसा अब बताओ, हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉरी अपने बुक्स किस में बनानी है? हमने फंक्शनल करेंसी में बनानी है, ठीक है जी। और अगर कोई फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन आ गई तो फिर उसको IAS 21 के हिसाब से कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करना है। अब बताओ IAS 21 कब अप्लाई होगा?
जब हम फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे IAS 21 ट्रिगर होगा, हमने उसकी रिकॉर्डिंग IAS 21 के हिसाब से करनी होगी। अदरवाइज हमारी सारी बुक्स किसके हिसाब से मेंटेन होनी है, फंक्शनल करेंसी के साथ। ये बात समझ आई। एक बंदा US में कमाता है, पाकिस्तान। अच्छा देखो एक चीज़ अभी और नोट करना, अभी इसमें ऐसे सवालात लोगों के जहनों में आ सकते हैं ना कि एक बंदा बांग्लादेश से रॉ मटेरियल लेता है और भूटान से मजदूर मंगवाता है और जापान में उसकी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है जी, और फिर मुल्तान में ला के उसको बेचता है, उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, ठीक है जी। तो याद रखना फंक्शनल करेंसी का डिसीजन एक जजमेंटल मैटर है, ठीक है जी, और आपके लेवल पर P3 का कोई टॉपिक नहीं है। जजमेंट आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको जो चीज़ मिलेगी वो क्या होगी, क्लियर कट बता के होगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शनल करेंसी क्या है, इसमें मेजर सेल परचेज हो रही है। आगे आप पढ़ोगे सर जिसमें लोन लिया और दिया जाता है, फिर और बहुत सारी क्लासेस हैं उसकी, लेकिन मेजर क्राइटेरिया क्या है। तो जो मैं आपको बताऊंगा आपने दिमाग उस हद तक लिमिटेड रखना है, जहां ये इस तरह के मसले डिसाइड करोगे ना कि बंगाली ने जो है वो जापान से रॉ मटेरियल लिया, मुल्तान में प्रोसेस कराया, ठीक है जी, भूटान में जाके बेचा, ठीक है जी, नेपाल में जाके बेचा, पैसे जो है उससे डॉलर्स में लिए। अब बताओ करेंसी कौन सी। तो ये वाली चीज़ें आपने IAS 21 में नहीं पढ़नी। इस तरह की मस्ती मजाक करने हम बैठेंगे अलग से, वो हम डिसाइड करते रहेंगे। देखो एक चीज़ याद रखो, बहुत सारी कंपनीज में इस तरह की कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो रही होती है, फिर वो बैठ के एनालाइज करते हैं कि यार हमारी प्राइमरी मेजर ट्रांजेक्शन्स, ठीक है जी, किस में हो रही है। वो एक करेंसी क्या हो जाती है, फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी मल्टीपल नहीं हो सकती, फंक्शनल करेंसी क्या होगी, फॉरेन करेंसीज बहुत सारी हो सकती है, ठीक है जी। आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा हम इस वक्त बात करें किसकी, बुक्स मेंटेनेंस की। किसकी बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। ये आप IAS 21 का ये वाला पार्ट पढ़ेंगे कब जाकर, फाइनल में जाके पढ़ेंगे। डन। हमने कौन सी कहा क्या काम करना है, हमने बुक्स मेंटेन करनी है। ऐसा प्यारे बच्चों बोर्ड में देखना, आपसे IAS 21 कहता है कि बैलेंस शीट पे क्या होता है, आइटम्स होते हैं। आइटम्स का मतलब, आइटम का मतलब क्या है, जो भी चीज बैलेंस शीट पे आ रही है ना, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, फलाना ढिमका शिमका, सब क्या है, आइटम्स हैं। उसने कहा आइटम्स हैं दो टाइप के, बैलेंस शीट पे मौजूद हर एक चीज, बैलेंस शीट पे मौजूद हर एक चीज। क्या मैंने कहा P&L में मौजूद हर एक चीज, नहीं, मैंने क्या कहा, बैलेंस शीट पे जो मौजूद जितनी भी चीजें, एसेट, लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, इक्विटी, रिटेनिंग, सारा कुछ उससे कहा दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है इसको। एक हमारे पास है मॉनेटरी आइटम, और दूसरा क्या है, उसने कहा प्यारे भाई ये जो मॉनेटरी आइटम है ना, गौर से सुनना, इसमें स्टैंडर्ड में एक तो डेफिनेशन दी है और फिर लिमिट किया उसको। उसने कहा मॉनेटरी आइटम में सिर्फ तीन चीज़ें आएंगी, सिर्फ तीन चीज़ें मॉनेटरी आइटम है। हमने कहा कौन सी, उसने कहा एक तो है कैश। ये क्या है जी, एक मॉनेटरी आइटम। हमने कहा और है कुछ मॉनेटरी आइटम, उसने कहा हाँ जी, रिसीवेबल्स जो कि किस में सेटल होंगे, जो कि कैश में सेटल होंगे, और जो कि किस में सेटल्ड होंगे। उसने कहा भैया वो सारे रिसीवेबल्स जो कि कैश में सेटल होंगे, वो सारे पेबल्स जो कि किस में सेटल होंगे। तो रिसीवेबल क्या कभी कैश के अलावा किसी चीज में सेटल होता है क्या, है? आपने एक बंदे के साथ बार्टर ट्रांजैक्शन की है, आपने कहा मैं अपना मोबाइल दूंगा, 2 दिन बाद तो उससे मोबाइल लूंगा, तो ये एक रिसीवेबल है। हाँ सर, लेकिन रिसीव किस फॉर्म में होगा, सर मोबाइल की फॉर्म में होगा, तो ये एक मॉनेटरी आइटम नहीं है। फिर एक चीज रिपीट करता हूं सर, मैंने अपने सप्लायर को दे दिया एडवांस, एसेट है ये एडवांस टू सप्लायर, अभी मिलेगा क्या इसके बदले में, सामान मिलेगा, टेक्निकली एक रिसीवेबल है, किस में सेटल होगा, तो क्या वो मॉनेटरी आइटम है, नहीं। मैंने आपसे फी लेनी है, फी रिसीवेबल, किस में मिलेगी फी, तो क्या वो मॉनेटरी आइटम है, यस सर। तो मॉनेटरी आइटम क्या है जी, वो रिसीवेबल्स जो के कैश में सेटल होने, वो पेबल्स जो के मुझे सर आपको मिसाल के तौर पर आपसे उधार लिया पैसा वापस करना है, क्या है ये, एक पेबल है मेरी बुक्स में, क्या है ये,
मॉनेटरी आइटम। अच्छा, मैंने गवर्नमेंट को पैसे देने, मॉनेटरी आइटम है या नहीं? और भाई तूने किसी को भी पैसे देने या किसी से भी पैसे लेने, वो क्या है? मॉनेटरी आइटम। अब बताओ मॉनेटरी आइटम है क्या? कैश। वो कैश जो आगे जाके मिलेगा, वो कैश जो आगे जाके पे करना है। कैश कैश कैश, ऐसा। अब बताओ जी, हमारे पास कैश एक मॉनेटरी आइटम है, फिर वो रिसीवेबल जो कि कैश में सेटल होगा एक मॉनेटरी आइटम है। कैश और बैंक का मतलब किसी फॉर्म में हमें लिक्विड फॉर्म में, कैश की फॉर्म में मिल जाए, बैंक में मिल जाए, कोई टेंशन नहीं। और जी वो पेबल जो कि किसमें सेटल होने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बैलेंस शीट पे यही 3 चीजें होती हैं? बता रहा हूँ, अहमद बता रहा हूँ जी, बैलेंस शीट पे सिर्फ यही 3 चीजें होती हैं? मनुष्यों, इतनी लंबी लंबी चीजें आ रही होती है बैलेंस शीट के ऊपर, पीपी, इन्वेंट्री, ठीक है जी, और पता नहीं क्या कुछ आ रहा होता है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, और पता नहीं क्या कुछ। वो सारा क्या है? वो नॉन मॉनेटरी है। वो क्या है? ये क्लासिफिकेशन किसने करवाई? IAS 21 ने। IAS 21 ने कहा ये मॉनेटरी, ये नॉन मॉनेटरी। हमने कहा ठीक है, मकसद क्या है इसका? उसने कहा IAS 21 के रूल्स मॉनेटरी के लिए अलग हैं, नॉन मॉनेटरी के लिए अलग है। ऐसा IAS 21 के रूल्स मॉनेटरी के लिए अलग और नॉन मॉनेटरी के लिए अलग, ऐसा। अब बताओ IAS 21 शुरू कब से, कहां से होता है? हम देखते हैं हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फंक्शनल करेंसी में नहीं हो रही है, IAS 21 ट्रिगर हो जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फंक्शनल करेंसी में नहीं हो रही है तो वो फॉरेन करेंसी में हो रही है, फॉरेन करेंसी में हो रही है तो IAS 21 ट्रिगर करेगा। IAS 21 डिटरमिन क्या करेगा कि इस ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी आइटम्स कितने, नॉन मॉनेटरी आइटम्स कितने, मॉनेटरी की ट्रीटमेंट अलग, नॉन मॉनेटरी की ट्रीटमेंट अलग। ऐसा है, ये बात समझ आती? तो व्हाट इज मॉनेटरी आइटम? कैश, रिसीवेबल सेटल बी सेटल्ड इन कैश। और अच्छा, अब मुझे बताएं नॉन मॉनेटरी की कोई 17-18 एग्जांपल्स दें। चलो 2-3 ही दे दो सर। पीपी है, आईपी है, इन्वेंट्री है, ठीक है जी सर, लाइफ स्टॉक है, इंटेंजिबल्स हैं सर, कैपिटल है, ठीक है जी, ऐसी लायबिलिटीज जो कि कैश में सेटल नहीं होनी, ऐसे रिसीवेबल जो कि कैश में सेटल नहीं होने। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 एवरीथिंग इज नॉन मॉनेटरी। ऐसा। अब मेरा एक सवाल है, गौर सुनना। तो IAS 21 ने क्या किया? 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया सबको। अब सुने, अब एक ट्रांजैक्शन हुई हमारी जो है वो फंक्शनल करेंसी है PKR, गौर से सुनना। और हमने एक ट्रांजैक्शन की सर US डॉलर्स में, गौर से सुनना। हमने परचेज की सर इन्वेंट्री हमने परचेज की 656 US डॉलर्स में। कितने में? 656 US डॉलर में। और सुनना, किस तारीख को परचेज की? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेट है 1 जनवरी या से 1 दिसंबर 2025। डन है जी? कितने डॉलर्स की खरीदी है इन्वेंट्री? 656 डॉलर्स की। पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। पैसे हमने कहा जनवरी में जाके देंगे, ये अभी दिसंबर चल, अगले साल देंगे, पैसे अभी नहीं देने। ट्रांजैक्शन किस डेट की हुई है? तो उसको 1 जनवरी को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इन्वेंट्री आ गई है हमारे पास, रिस्क एंड रिवॉर्ड आ गया। तो बताओ मैं क्या करूं, कैसे रिकॉर्ड करूं? मेरा तो रिकॉर्ड PKR में होता है, मैं तो इसमें रिकॉर्ड नहीं करता, इस करेंसी में, US डॉलर्स में। फोन उठाओ दोस्त, हाँ जी फॉरेन करेंसी वाले बाबा, ये डॉलर कितने का चल रहा है? वो आगे से जवाब क्या देगा? 250 का चल रहा है, 300 का चल रहा है, वही जवाब नहीं देगा आपको। वो कहेगा डॉलर कब चाहिए? क्या कहेगा? कब चाहिए? मैंने कहा मुझे कौन सा रेट बताओ? स्पॉट का मतलब अभी चाहिए। उसने कहा अभी तो डॉलर चल रहा है 250 रुपये पर, या से 270 रुपये पे चल रहा है। कितने पे? 270 रुपये पर US डॉलर। मैंने कहा बस मैंने रेट पूछना था, और ये लेके मैंने क्या किया, फोन रख दिया। ये किस डेट का रेट है? आज का, यानी 1 दिसंबर का रेट है। 1 दिसंबर पे आपने क्या किया? एक इन्वेंट्री खरीदी है, परचेज किया। अब बताओ डेबिट क्या करूंगा? इन्वेंट्री डेबिट। और अब बताओ इस ट्रांजैक्शन से हमारी बैलेंस शीट पे 2 आइटम आए, इन्वेंट्री और ये पेबल। किस में सेटल होना है? कैश दे के सेटल होना है। तो बताओ ये मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है? मॉनेटरी है। और इन्वेंट्री सोचो ही नहीं ना, 3 के अलावा सब नॉन मॉनेटरी है। तो इन्वेंट्री क्या है जी? नॉन मॉनेटरी।
स्टैंडर्ड कहता है जब भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो उसको स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर लो। इसमें स्पॉट रेट कितना है जी? तो बताओ, हमने $656 की चीज़ खरीदी है, तो जब भी कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करो स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर दो उसको, यानी उसी दिन के रेट पे उसको रिकॉर्ड कर दो, ऐसा। अब बताओ क्या करें जी? क्या है इस पे भी वेरी गुड MCQ भी आया। कितना 177120, ऐसा। तो मैं क्रेडिट भी कर देता हूं, ऐसा जी। क्या आपने पैसे पे कर दिए? नहीं किया आपने पैसे पे, ऐसा है जी मेरा बच्चा। अभी आ रहा है। तो सिर्फ हमने किस तारीख की ट्रांजैक्शन देखी? 1 जनवरी की, सॉरी 1 दिसंबर की। अब दिसंबर से जब आगे बढ़ेंगे तो रेट या तो डॉलर का बढ़ेगा या गिरेगा, तो क्या करना है हमने वो भी सीख रहे हैं, ठीक है जी। अब बताओ ट्रांजैक्शन किस डेट पे रिकॉर्ड हुई है? सॉरी 1 दिसंबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 1 दिसंबर 2025। बोर्ड पे देखिएगा, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, डन है। अच्छा जी, अब हुआ क्या? हमने तो पैसे दिए नहीं, वक्त गुजरता गया और एक डेट आई, हमें याद आया कि हमने यहाँ किया ट्रांजैक्शन, यहाँ क्या आ गया? ईयर एंड, ऐसा। और पैसे हमने देने कब है? यहाँ हमने पेमेंट करनी है। हमने एग्री किया हुआ कि हम पैसे कब देंगे? 5 जनवरी को देंगे। गुड्स खरीदी कब है? 1 दिसंबर पे, बार बार जनवरी लिख रहा है मनुष्य। फिर ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर तक। क्या आपने पैसे पे कर दिए? नहीं, पैसे पे नहीं किए। 31 दिसंबर को ऐसे ही मैंने फ़ोन लगाया एक्सचेंज वाले को, मैंने कहा जी वो करेंसी का रेट पूछ रहा है। उसने कहा जी करेंसी तो 290 रुपये की हो गई है। कितने की? डॉलर 290 का हो गया। मैंने कहा यार अभी तो 1 दिसंबर को 270 का था। उसने कहा जी अब 290 का हो गया, जंग चल रही है और अब 290 रुपये का हो गया। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, 31 दिसंबर पे क्या मेरी ये पेबल की फिगर सही पिक्चर शो कर रही है? क्यों? क्योंकि जब अब मैं ये पैसे पे करने जाऊंगा ना, मेरे पास तो PKR पड़ा है, ये पैसे पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉलर लेना पड़ेगा। तो डॉलर तो महंगा हो गया, तो ये पेबल सही पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। पेबल एक कौन सा आइटम है? तो आपसे IAS 21 कहता है कि मॉनेटरी आइटम्स को हर रिपोर्टिंग डेट पर रीवैल्यू करना है। क्या करना है? तमाम मॉनेटरी आइटम्स को IAS 21 कहता है कि ईयर एंड के ऊपर आपने क्या करना है? रिपोर्टिंग डेट पे आपने क्या करना है? रीवैल्यू करना है। हमारे ये किस रेट के डॉलर पे खड़ा हुआ है? हमारे पास सर 270 के रेट पे खड़ा है, जबकि ईयर एंड पे रेट कितना हो चुका है? तो सर ये तो आपको सही करना पड़ेगा ना। किसका? नहीं, हर आइटम के लिए, सारी ट्रांजैक्शंस स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड होंगी। अब बताओ जी, ये पेबल हमें कम नजर आ रहा है, पेबल होना कितना चाहिए? 31 दिसंबर पे कितना होना चाहिए? सर मेरे पास $656 का पेबल है और एक का रेट कितना हो चुका है? 290। कितना आ रही है? 190। अच्छा ये है इस वक्त किस रेट पे खड़ा हुआ था जब हमने इसको रिकॉर्ड किया था? 177। कितने रुपए से ये पेबल बढ़ चुका है? 13,000। ये इंक्रीज हो चुका है पेबल। अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं ये 1 दिसंबर को पे कर देता, जान छूट जाती ना जान? मैंने तो नहीं पे किया। अब बताओ अगर इसको पे करने जाऊंगा तो रुपयों में तो नहीं पे करूंगा, क्या करूंगा? पहले डॉलर खरीदूंगा फिर ये पे करूंगा, तो डॉलर तो मुझे महंगा पड़ेगा। तो इसका मतलब है भैया ये लायबिलिटी अब 1,77,000 की नहीं है बल्कि 1 लाख। तो बताओ मुझे अपने पेबल को बढ़ाना चाहिए, किस रेट पे बढ़ाना चाहिए? तो मैंने क्या किया, 13,120 से पेबल को क्या किया? इंक्रीज कर दिया, यानी पेबल क्रिएट कर दिया। मुझे बताओ मुझे फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है ना। नुकसान हो गया क्यों? डॉलर का रेट बढ़ गया, अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो हम अपने पास एंट्री पास करेंगे एक्सचेंज लॉस डेबिट, कितने से? 13,000। और ये एक्सचेंज लॉस कहाँ जाएगा? PNL में जाएगा। डन। अब मेरा एक सवाल है, क्या सीखा हमने?
कि तमाम मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड के ऊपर आपने क्या करना है, रीमेजर करना है, रीवैल्यू करना है, ठीक है जी। और इसका जो चेंज आएगा वो आपने कहाँ डाल देना है, पीएल में डाल देना। अब मेरा एक सवाल है, अगर इसको हम यहीं पे कर देते कितने पैसे हमारी बुक्स जेब से जाते, 1,90,240। इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्डेड है, तो बाकी का पैसा कहाँ गया, जो एक्स्ट्रा दिया वो क्या है, उसको इन्वेंट्री में क्यों नहीं डाला हमने। याद रखना, इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है और कॉस्ट के अंदर एक्सचेंज लॉस नहीं आता। एक्सचेंज लॉस आ रहा है पैसे देर से पे करने की वजह से, तो याद रखिएगा एक्सचेंज गेन और लॉस टेक्निकली फाइनेंस कॉस्ट है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में हम उसको ऐड नहीं करते। तो जब भी पैसे देर से पे करने की वजह से कोई सूद आएगा या कोई एक्सचेंज लॉस आएगा, हम उसको इन्वेंट्री के अंदर एडजस्ट नहीं करेंगे। इन्वेंट्री कौन सा आइटम है, नॉन मॉनेटरी। इसका मतलब है नॉन मॉनेटरी आइटम एक दफा रिकॉर्ड हो गया तो फिर अब उसको छेड़ना छाड़ना नहीं है। छेड़ना किसको है, मॉनेटरी आइटम को क्या करना है, रीवैल्यू करना है, हर रिपोर्टिंग डेट पे रीवैल्यू करना है। डन। अच्छा अब सुनना जरा दोस्त, रीवैल्यू हो गया, कहां पहुंच गया मॉनेटरी आइटम, 1,90,240 पे। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे इन्वेंट्री कितने पे दिखाओगे, 1,77,000 पे। पेबल कितने पे दिखाओगे, 1,90,000 पे। और इन दोनों का डिफरेंस एक्सचेंज लॉस हमारा पीएल में आ रहा होगा, ऐसा। अब डेट आई हमारे पास किस तारीख की, 5 जनवरी। 5 जनवरी को डॉलर 300 का हो गया था। कितने का हो गया था, 300 रुपए का हो गया था। बोर्ड पे देखा कितने का हो गया था। अब बताओ, तुम पैसे पे करने जाओगे तो अपनी जेब से लोकल करेंसी का कैश निकालोगे, कितने डॉलर्स तुम्हें खरीदने पड़ेंगे, 6 तो 56, लेकिन रेट क्या हो चुका है, तो कितने पैसे जेब से देने पड़ेंगे, 196,800, ऐसा। 1,96,800 रुपये दे दिए और मेरा पेबल क्या हो गया, खत्म। पेबल कितना था, पेबल था 190,240। तो ये तो हमें और नुकसान हो गया, क्यों, 31 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक डॉलर मजीद बढ़ गया, मजीद नुकसान हो गया। ये भी क्या है जी, एक्सचेंज लॉस। कितने का, 6560 पक्का। अब एक बंदा कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा है, वो कौन है, इन्वेंट्री। वो अपनी जगह पे खड़ा है, कितने पे, 1,77,120। क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी है और फॉरेन करेंसी के लिए हम उसको तंग, किसको तंग करेंगे हम। अब बताओ जी, IAS 21 कब ट्रिगर करता है, जब आपकी फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन हो। फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन को किस रेट पे रिकॉर्ड किया जाता है, उस दिन के स्पॉट रेट के ऊपर। अगर उस ट्रांजैक्शन से कुछ मॉनेटरी आइटम निकले और कुछ नॉन मॉनेटरी निकले, तो मॉनेटरी को क्या करोगे, जब तक वो पे नहीं होगा उसको रीवैल्यू ईयर एंड पे करते रहेंगे। जब पे होगा तो पे कर देना, वहां पर भी एक्सचेंज लॉस आ सकता है, मे बी पेमेंट लायबिलिटी के अमाउंट से ज्यादा करनी पड़ जाए, ऐसा। अब बताओ पूरा IAS 21 है क्या। IAS 21 शुरू होगा कब, व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। नंबर 2, स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करना है, या IAS 21 कहता है। ट्रांजैक्शन में कुछ मॉनेटरी आइटम्स निकलेंगे, कुछ नॉन मॉनेटरी निकलेंगे। नॉन मॉनेटरी को तो रिकॉर्ड करके भूल जाओ, और मॉनेटरी को क्या करो, उसको रीवैल्यू हर ईयर एंड में करना है, हर रिपोर्टिंग डेट में करना है, जब तक कि वो पे ना हो जाए, ऐसा। जब पे करोगे तो मे बी मजीद कुछ लॉस या गेन क्रिएट हो, ऐसा है। ये पहले नोट करो, कुछ सवालात हम देखते हैं इसके ऊपर। नेट कर दो, नेट कर देना, कोई टेंशन नहीं। अच्छा वैसे आपस की बात है कि जब रिपोर्टिंग डेट आ जाती है ना, तो उस डेट का या उस साल का एक्सचेंज गेन और लॉस पीएनएल में चला गया। जैसे एक साल लॉस आ गया और अगले साल क्या आया, तो एक साल में लॉस दिखा देना, अगले साल में गेन दिखा देना, खत्म, कोई टेंशन नहीं। एक साल के अंदर आम तौर पे मल्टीपल रिपोर्टिंग डेट्स नहीं होती, अगर हो तो फिर आप पुराना लॉस रिवर्स करके गेन बुक कर देना बाद में, ठीक है जी। आम तौर पे एक साल में रिपोर्टिंग डेट्स पेपर में नहीं आती है। ये समरी लिखवा रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको जी। मेरा बच्चा, ये इन्वेंट्री जो है बिल्कुल होगी NRV टेस्टिंग, नहीं कोई ताल्लुक नहीं।
देखो स्टैंडर्ड IAS 21 ही कहता है कि वंस जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया ना, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, तो इन्वेंट्री अलग हो गया, पेबल अलग हो गया। पेबल की अकाउंटिंग होगी किसके हिसाब से? IAS 21 के हिसाब से। और इन्वेंट्री की अकाउंटिंग होगी किसके हिसाब से? IAS 2 के हिसाब से। IAS 2 क्या कहता है? इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। उसकी आप NRV निकाल लें, ठीक है जी, आप देखते रहें, उसको कोई टेंशन नहीं है। सवाल दिखा देता हूँ, सवाल था कहाँ में से, ये रहा। ICMA ने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप का इंतज़ाम नहीं किया है। CM पंजाब के प्रोग्राम में वो इनरोल हुए हैं। CM पंजाब के प्रोग्राम में हमने भी जो है वो एप्लीकेशन डाली हुई है और हमारे कुछ काउंसिल मेंबर्स उस पर काम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको जल्दी उसके ऊपर एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी। लेकिन वो कराची वालों के लिए कुछ नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर स्कीम है, उसमें भी हमने अप्लाई किया हुआ है। सर कंपनी अगर कुछ डॉलर परचेज करके रख ले, पेमेंट के लिए रख ले, अगर कंपनी ने डॉलर परचेज कर लिए तो वो भी क्या है? मॉनेटरी आइटम है। डॉलर को आप हर साल क्या करोगे? रिवैल्यू करोगे, खत्म। आगे जाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी बहुत, अभी हमने लक्ष्य स्टार्ट किया। आप कह रहे हो हैदराबाद आने के बाद तो किस सिग्नल पे मुड़ना है? अभी रुक जा भाई। कैश इटसेल्फ इज अ मॉनेटरी आइटम। चला लेना राधिका कुमारी, चला लेना बेटा राधिका जी। तो कैश को रिवैल्यू कैसे कर सकता है? मतलब ये कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश कैसे रिवैल्यू? कैश का मतलब है फॉरेन करेंसी। डॉलर पड़े हुए, डॉलर महंगा हो गया, क्या करूँगा मैं? कैश डेबिट और एक्सचेंज गेन क्रेडिट, ठीक है जी। हमारे मैं बस दोबारा पूरी समरी रिपीट करा रहा हूँ। हमारे एक दोस्त ने कहा डॉलर ख़रीद लो। मैंने 12 लाख रुपए के डॉलर ख़रीद लिए एक ज़माने में, 2.5 साल होने वाले उसको, टस से मस नहीं हुआ वो। खैर छोटी बड़ी अमाउंट थी तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ। हाँ जी, तुझे कैसे पता चला? चांदी एक हमारा रिलेटिव आया हुआ था हमारे घर, उसको मैंने एक ईंट दिला दी। ईंट का मतलब 1 kg की ईंट, 3,10,000 रुपये में। और वो रोए जा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा तू रख, महीने बाद 2 महीने बाद उसको बेच के मेरे पैसे दे देना। उसने उसको 11 लाख रुपए का बेचा है, 3,10,000 से। चांदी तो सही छक्के मारे हैं। क्या चीज़? तब भी 3,10,000 पे नहीं आया ना, तो क्यों खरीदा? नहीं मैंने तो नहीं खरीदा, मैंने नहीं खरीदा भाई। मैं तो गरीब आदमी हूँ, जो कमाता हूँ वो। मैं आप कसम खा के बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पे ज़कात लगे। मैं ज़कात पे करने के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ। आपको मजाक लग रहा है, वाकई मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़े, बिल्कुल पढ़ सकते हैं चीफ। हाँ जी, मेरे मरीम नवाज़ कहती पाकिस्तान बाहर तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जिस घर में रहते हैं वो बेगम का है, दूसरी बेगम का अपना घर है। हाँ मेरे नहीं कोई घर, दोनों बेगमात के अपने घर है। मैं तो ऐसे ही आता जाता हूँ। आगे बढ़े आगे बढ़े हम दोस्त। अहमर भाई जवाब दे रहा हूँ, रुक जाओ, कलमा पढ़ के मर जा बेटा। अच्छा जी, अब मेरा एक सवाल है सर, सुने बताएं जी, हम इसकी अगर समरी लिखें तो मुझे सबसे पहले बताओ ट्रिगर क्या है IAS 21 का? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी, IAS 21 आ जाएगा पिक्चर में। फॉरेन करेंसी क्या है? जो फंक्शनल करेंसी नहीं है। फंक्शनल करेंसी क्या है? जिसमें हमारी मेजर सेल परचेज हो रही है, ठीक है जी, जिसमें हम अपनी बुक्स बना रहे हैं। ऐसा जैसे IAS 21 पिक्चर में आया, कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुई, रिकॉर्ड किस रेट पे होगी? स्पॉट रेट पे होगी। और ट्रांजैक्शन से क्या निकलेगी? कुछ मॉनेटरी आइटम्स, कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम्स।
जो मॉनेटरी आइटम निकले वो फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर होंगे। कब तक? जब तक के पे नहीं हो जाते, जितनी रिपोर्टिंग डेट्स आएंगी सब पे रीमेजर करते रहो उसको। म्यूचुअल फंड्स पाकिस्तान में डेली अकाउंट्स बनाते हैं, तो अगर उनके फॉरेन करेंसी के कोई ट्रांजैक्शन हो तो डेली रिपोर्ट, डेली वो रीवैल्यू होगी। ऐसा क्यों? उनको रिपोर्टिंग डेली करना पड़ती है। लिस्टेड कंपनीज को साल में 4 दफा रिपोर्टिंग करना पड़ती है, तो अगर कोई मॉनेटरी आइटम होगा तो और पे नहीं हुआ तो 4 दफा रिपोर्ट उसको वो करना पड़ेगा रीमेजर। ऐसा, ये बात समझ आ गई? और पेमेंट करते वक्त शायद थोड़ी सी और एक्सचेंज गेन और लॉस आ जाए, ऐसा है। अच्छा, हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास हमारी सैटरडे को होगी, ठीक है जी। और सैटरडे के आगे फिर हम जो है वो मंडे से इंशाल्लाह ताला उसको शुरू करेंगे, ठीक है यार। मोस्ट प्रॉब्ली इसी टाइम पे तुम्हारी क्लास चल रही होगी, ठीक है। हाँ, और अगर मुझे लगा कि यार ग्रुप बी को सुबह